जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है UPPSC GIC लेक्चर एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 से लेकर 17 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 14 या 17 जून को है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। साथियों, क्वेश्चन दिए गए हैं भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का योगदान लगभग कितना रहता है। चलिए बताएंगे आप। साथियों, ये सेट आपका 2 हम करा रहे हैं जिसमें आपको 36 से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपके 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन हम आपको पहले क्लास में करा दिए थे। आज की इस क्लास में हम 36 से क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का 36%। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 36%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए शिवालिक एवं भाबर क्षेत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि शिवालिक एवं भाबर क्षेत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं यहाँ पे तराई क्षेत्र। ऑप्शन सी सही जवाब है, तराई क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस सिद्धांत पर आधारित होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किस पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस उद्योग के कारण विश्वविख्यात जो है। चलिए बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस उद्योग के कारण विश्वविख्यात है। तो ये हो जाएंगे आपके इत्र उद्योग के लिए। ऑप्शन ए कीजिएगा, इत्र उद्योग के लिए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे कि भारत का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहां पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा किस कार्यक्रम से संबंधित है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा किस कार्यक्रम से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किससे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछे गए भारत में फसल विविधीकरण का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ जो है क्या माना जाता है। तो भारत में फसल विविधीकरण का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ जो है क्या माना जाता है। तो ये माने जाते हैं जोखिम में कमी एवं आय स्थिरता। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश का मेगा लेदर क्लस्टर किस शहर में विकसित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का मेगा लेदर क्लस्टर किस शहर में विकसित किया गया है। तो ये विकसित किए गए हैं उन्नाव में। ऑप्शन ए कीजिएगा, उन्नाव में किए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न पूछा है कि लेटेराइट मृदा में किस तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। तो लेटेराइट मृदा में किस तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, नाइट्रोजन की। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय कृषि निर्यात एवं 2018 प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो भारतीय कृषि निर्यात नीति 2018 का प्रमुख उद्देश्य क्या था।
तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गंगा के मैदान को की नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो गंगा के मैदान की नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो इस मिट्टी को यहाँ पे खादर कहते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा, खादर कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश की रासलीला परंपरा मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश की रासलीला परंपरा मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे ब्रज से। ऑप्शन ए सही जवाब है, ब्रज से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि कार्बन फुटप्रिंट किसका जो है मापक है। चलिए बताएंगे कि कार्बन फुटप्रिंट किसका मापक है। तो ये हो जाएंगे आपके कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में वायदा व्यापार नियमन वर्तमान में जो है कौन करता है। तो भारत में वायदा व्यापार नियमन वर्तमान में कौन करता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं आपके किसके द्वारा। तो ये सेबी के द्वारा किए जाते हैं, याद रखेंगे सेबी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का खेल सम्मान नगर कहलाता है। चलिए बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का खेल सम्मान नगर कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा मेरठ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मेरठ नगर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारत में एग्रोक्लाइमेटिक जोन का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा जो है व्यापक रूप से प्रस्तुत जो है किया गया था। तो ये प्रस्तुत किए गए थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर यहाँ पे कि इकोलॉजिकल पिरामिड सदैव सीधा किस स्थिति में होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड सदैव सीधा किस स्थिति में होता है। तो ये होते हैं ऊर्जा पिरामिड में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऊर्जा पिरामिड में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित जीआई उत्पाद है। तो उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित जीआई उत्पाद है। तो ये हो जाएंगे आपके बस्ती सिद्धार्थ नगर क्षेत्र के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतिम स्वीकृति कौन जो है प्रदान करता है। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है। तो ये प्रदान करते हैं आपके कौन। तो याद रखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व वाहिनी नहीं है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व वाहिनी नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, नर्मदा नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नर्मदा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है। चलिए बताएंगे कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का पश्चिमी घाट के। ऑप्शन बी कीजिएगा, पश्चिमी घाट के हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक केंद्र किस जिले के निकट जो है माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक केंद्र किस जिले के निकट माना जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का यहाँ पे बी होगा या सी होगा। तो आप बताएंगे ये सी होगा सर जी, हरदोई हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य भूमि है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर देखेंगे तो लगभग कितना प्रतिशत भाग है जो कृषि योग्य ही है। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे 47% जो कृषि योग्य भूमि है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए
कि इन सीटू संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। तो इन सीटू संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का पीतल उद्योग मुख्यतः किस नगर में केंद्रित है जिसे ब्रोस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे मुरादाबाद, ऑप्शन डी कीजिएगा, मुरादाबाद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ये किए गए थे किसके द्वारा, तो हेल्म होल्टज के द्वारा किए गए। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 से जवाब है, अनुच्छेद 280 में है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जो है यहाँ पे हो जाएंगे हरिसेन। ऑप्शन बी कीजिएगा, हरिसेन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बंगाल विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, बंगाल विभाजन होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और प्रश्न पूछा है कि भारत में मुद्रा निर्गम की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब लागू की गई। तो भारत में मुद्रा निर्गम की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब लागू की गई। तो ये लागू किए गए थे आपके कब, तो 1957 में। ऑप्शन सी से जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि कोशिका का जो पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया था। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण करवाए, ये निर्माण करवाए गए थे किसके द्वारा, तो ये पल्लवों के द्वारा करवाए गए। ऑप्शन 20 सही जवाब है, पल्लवों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था। तो ये किए हुए थे लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना करता है, इसकी गणना की जाती है आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर होगा और 70 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थायराइड होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, थायराइड ग्रंथि है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके 36 से लेकर 70 तक क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।